जनगणना और जनगणना में भी संप्रदाय, ये बड़ा ही अहम विषय है। जनगणना को लेकर हम जानते हैं कि एक तो हमें ये पता लगता है कितनी आबादी है, लेकिन आबादी कौन कौन सी हो। भारत जैसा देश जिसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न संप्रदाय, कई जातियां, धर्म, अलग अलग तरह की आस्था को मानने वाले लोग रहते हैं। कई योजनाएं हैं वो इसके आधार पर निर्धारित होती हैं। यानी कई वंचित समाज के लोग हैं, उनके विषय में अगर आपको ठीक ठीक जानकारी हो तो उनके विषय में कुछ किया जा सकता है। आपको याद होगा कि जो लोकसभा चुनाव हुआ हाल में वो हो, या फिर अभी हरियाणा के चुनाव में भी, ये दो ऐसे चुनाव रहे जहां पर जाति की बड़ी बात होती रही। यानी हमारी राजनीति जो है ये जातियों के बारे में जानकारी होना, उनके लिए काम करना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ राजनीति के लिए भी ये जातियां बड़ी ज़रूरी होती हैं। दो मसले हैं, एक तो जनगणना और जनगणना में संप्रदाय पर हम बात करेंगे, और राजनीति के साथ में जाति का जुड़ा होना, इसको ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। 4 साल बाद जनगणना को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कोविड की वजह से जो जनगणना रुक गई थी वो 2025 में शुरू हो जाएगी। वहीं जनगणना चक्र भी बदलेगा। साथ ही इस बार जनगणना में संप्रदाय को लेकर सवाल पूछने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जातीय जनगणना पर कोई फैसला नहीं किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। 2025 में शुरू हुई जनगणना, कोविड की वजह से हुई देरी, जाति जनगणना पर फैसला नहीं, जनगणना में संप्रदाय। केंद्र सरकार 4 साल बाद जनगणना की तैयारी में है। दरअसल जनगणना के 153 सालों के इतिहास में ये पहली बार होगा कि भारत में जनगणना करीब 14 सालों के अंतराल पर शुरू होगी। प्रत्येक दशक में होने वाली जनगणना कोविड महामारी के चलते 2021 में नहीं हो सकी थी। अब जनगणना को लेकर नई तारीख आ गई है जो अब 2025 में होगी। वहीं हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। जबकि पिछले 153 साल देखेंगे तो पाएंगे कि जनगणना सामान्यतया 10 साल में होती आई थी। आजादी से पहले भारत में पहली जनगणना 1872 में करवाई गई थी, जिसके बाद दूसरी जनगणना 1881 में करवाई गई। बहुत अच्छी बात है। जनगणना देश के लिए बहुत जरूरी होती है। कोविड के कारण वो आगे बढ़ गई थी। देश के विकास में जनगणना के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो अगर हो रही है तो बहुत आनंद की बात है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र से जाति जनगणना और लोकसभा परिसीमन से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के एक्सटेंशन को अभी अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब है कि 2021 में होने वाली जनगणना जो लंबे समय से विलंबित है, अब आखिरकार जल्द ही करवाई जाएगी। वहीं खबर है कि केंद्र सरकार इस बार संप्रदाय के आधार पर जनगणना की मांग पर विचार कर रही है। दरअसल कर्नाटक में सामान्य वर्ग वाले लिंगायत खुद को अलग संप्रदाय के मानते हैं। गौरतलब है कर्नाटक में सामान्य वर्ग से आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय का मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग की जा रही है। वहीं जाति जनगणना पर सरकार ने फैसला नहीं किया है। जाति जनगणना पर कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने कहा कि केंद्र सरकार का जाति जनगणना कराने से इनकार करना ओबीसी समुदायों के साथ विश्वासघात है। सेंसस में 10 साल का इसमें एक सेंसस होता है, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और रिलीजन का बारे में डेटा होता है। और इस बार ओबीसी का भी कॉलम होना चाहिए, कास्ट का बारे में पता करना चाहिए। 27% ओबीसी रिजर्वेशन का बारे में क्या स्थिति है। अभी भी बहुत जगह में 30 साल हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका बाद भी उनका इतना मिल नहीं रहा है। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का आह्वान करते हुए कहा कि इससे समाज के दलित वर्गों की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। बहरहाल देखना होगा सरकार 2025 जनगणना का प्रारूप कैसे तय करती है। फिलहाल जाति जनगणना पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि जनगणना में संप्रदाय को लेकर विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, जनगणना का तो कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन इस पर सियासत बहुत होती है। आपने देखा कुछ आंकड़े जब बिहार में रिलीज किए गए थे उसके बाद किस तरह से राजनीति हुई। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने हरियाणा का चुनाव, और हरियाणा ही नहीं, आप महाराष्ट्र का चुनाव देख रहे हैं, आप देश में कोई भी चुनाव देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जाति आधारित रणनीतियाँ भी देखने को मिलती हैं राजनीतिक दलों की।
इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रत्नाकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितु जी आपका स्वागत है, डॉक्टर संजय आपका स्वागत, राहुल जी आपका स्वागत है। तो बातचीत की शुरुआत डॉक्टर संजय मैं आपसे करना चाहूँगा। ये अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ हालांकि कि इसमें संप्रदाय आधारित होगा नहीं होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि नहीं, इस बार सवाल पूछे जा सकते हैं, बट ये इम्पैक्ट आप जनगणना तो होनी ही थी, ये डिले हो गया कोविड की वजह से, लेकिन आपको लगता है इस बार की जनगणना कुछ ज़्यादा चर्चा में, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में और बिहार में जिस तरह से जाति आधारित कुछ आंकड़े रिलीज किए गए थे, उसके बाद एक नई सियासत शुरू हुई थी, उसको देखते हुए इसको लेकर इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें राजनीति और ज़्यादा देखने को मिलेगी? कि बिहार में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, क्योंकि कास्ट सेंसस भी केंद्र के अधिकार में आता है, तो आप कास्ट सेंसस तो नहीं करा सकते हैं, हाँ एक सर्वे करा सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। और बाद में इनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और इन्होंने अपनी सफाई दी कि अगर राज्य कोई वेलफेयर स्कीम बनाना चाहती है, कोई उसी के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं तय करना चाहती हैं, तो उसके लिए अगर उनको एक डेटा की जरूरत है तो वो डेटा ले सकते। लेकिन कितना साइंटिफिक डेटा है ये सबको पता है, क्योंकि इसमें ना कोई सोशियोलॉजिस्ट की सेवा ली गई, ना कोई सोशल साइंटिस्ट की सेवा ली गई। कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे, एक आंकड़ा उन्होंने इकट्ठा किया और उस आंकड़े के आधार पर चीजें तय हो गई बिहार में कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। हुआ क्या, आपके पास आंकड़े आ गए, लेकिन क्या तो ऐसे भी सरकार के पास स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं। कर्नाटका ने कराया था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में हुआ था। तो अगर एक बात चल रही है, कांग्रेस खास करके इस बात को लेकर के एक दबाव बना रही है कि पूरे देश में एक कास्ट सर्वे भी होना चाहिए, और चूंकि सेंसस होगा तो उसके साथ कास्ट सेंसस भी हो जाए। बिल्कुल करा लीजिए, अगर लगता है कि योजनाएं परकोलेट होकर के वहां तक नहीं जाती हैं, आप करा लीजिए। लेकिन जरा आजादी के बाद की चीजों को देखिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और जब उनसे भी जब ये कहा गया था तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। वही कांग्रेस जो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर सामाजिक ताने बाने को नहीं तोड़ूंगा, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। मंडल कमीशन की जब बात आई थी, राजीव गांधी ने बजाते पार्लियामेंट में कहा था कि नहीं, हम इसके विरोध में है, हम इसके समर्थन में नहीं है। और कैसे उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर हम इस तरह के जातियों में बटे हुए समाज में मैं विश्वास नहीं करता। राहुल गांधी जी तो लगातार बोल रहे हैं, वो माना जाएगा कि कांग्रेस का स्टैंड है। लेकिन उसके पहले भी 4 राज्यों का चुनाव हुआ, सब लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, परिणाम क्या आया? वो जाति जाति बोलने से कोई चीजें थोड़ी निकल जाती है। अभी हरियाणा, ठीक, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है और आपने एक दिशा भी दी। मैं जो बात बड़ी है कास्ट सेंसस जिसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ, रत्नाकर जी थोड़ा इस पर आप टिप्पणी करें फिर बाकी मेहमानों को, क्योंकि डॉक्टर संजय ने बताया कि इनसे निकल कर क्या आता है, बट हम जानते हैं जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जैक्ट आंकड़े मिलेंगे, बट कास्ट सेंसस इसको लेकर आप लोगों की सोच क्या, आपके पास कुछ इनपुट आए? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ सोर्सेज हमारे भी कह रहे हैं कि हाँ भाई जातीय संप्रदाय के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो क्या है प्लानिंग? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ विपक्ष जो एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना कराओ, और दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि अगर जातीय जनगणना होगी तो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो अनुदान मिलेंगे वो ज्यादा क्लैरिटी आएगी उसमें। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप जो है जातीय जनगणना कराइए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप जो केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, वो पहले आप जातीय सर्वे करा करके अपने राज्यों में ये दिखाइए कि उस जातीय जनगणना से ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज को आपने लाभान्वित किया। आप कराइए, तेलंगाना में, कर्नाटक में कराइए,
और करा कर आप दिखाइए पहले। हमारा ये मानना है, देखिए कहीं भी संविधान में अगर भारतीय संविधान को अगर उठाकर देख लिया जाए तो अनुच्छेद 256 में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जातीय आधार पे जनगणना होनी चाहिए या पर्टिकुलर समय के आधार पे जनगणना होनी चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है। आप जानते हैं, जैसा कि अभी अन्य पैनलिस्टों ने बताया, कि कोविड की वजह से जो हम 2021 में जातीय जनगणना नहीं करा पाए, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी 2025 में, जो 26 में आंकड़े आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि जातीय जनगणना कराया जाए, तो ये इन्होंने तो 2011 में भी जातीय जनगणना कराया और 4,893 करोड़ इस देश की जनता के टैक्स का पैसा जो खर्चा किया, और उस जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो आई उसको लागू क्यों नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, वो जातीय जनगणना का रिपोर्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है। मैं तो ठीक है, वो तो पूछ लेता हूं मैं उनसे। रत्नाकर जी, आप लोगों का प्लान क्या है? जातीय जनगणना होगी नहीं होगी, मैं ये जानना चाह रहा था। देखिए, इस पे विचार किया जा रहा है प्रवीण जी, जातीय जनगणना के ऊपर विचार किया जा रहा है। अगर चीजें लगती है कि हाँ, इससे कुछ अगर बैकवर्ड क्लास को, ओबीसी क्लास को, SC ST क्लास को फायदेमंद होगा, तो हम निश्चित उसका समर्थन करेंगे, हम करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस पर राजनीति करने के लिए और सिर्फ बैकवर्ड समाज को, SC ST समाज को बरगलाने के लिए अगर उनकी मंशा जाहिर होती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यह मंशा दिखती है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये दर्शाता है। ठीक है, आपने ये स्लोगन बोल दिया, क्योंकि ये आपने एक बात जो कही है, यही चर्चा का अगला पायदान भी होना चाहिए। ऋतु जी, ये बात सही है कि हमारे देश में कौन वंचित है, किसको आवश्यकता है, उनके ठीक ठीक आंकड़े होनी चाहिए। उस आधार पर हम उनके लिए योजनाएं बना सकते हैं, आरक्षण आदि की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि इन आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी सभाओं में सीमित हो जाता है। हम देखते हैं, जैसा कि रत्नाकर सिंह जी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग इसको चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, आपकी मंशा इन लोगों का भला करने की नहीं होती। और अगर ऐसा होता तो आप अपने राज्यों में कुछ सर्वे कराते, जो डॉक्टर संजय कह रहे थे, और उन सर्वे के आधार पर कुछ ऐसा एक मॉडल रखते। खैर, ये दोनों पक्ष आपने सुने होंगे। मैं चाहता हूं कि अभी जब जनगणना की बात चल रही, तो आप लोगों का टेक क्या है और उम्मीद क्या है? देखिए, जनगणना किस लिए होती है? जनगणना इसलिए होती है ताकि जन कल्याण किया जा सके। और जब जन कल्याण की बात आती है, तो जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, उनको उनके अधिकार देना, उनको उनके जो भी आज तक उन्होंने जितनी भी जलालत झेली, जितना भी अपमान झेला, उसका कंपनसेशन देना उनको, उन जातियों को। तो जातीय जनगणना करा के और उन वर्गों को उनका हक देने का काम करना, इसमें इनके अगर भाजपा से ये बात पूछी जाए तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये उन वर्गों को, वंचित वर्गों को वंचित ही क्यों रखना चाहते हैं? क्यों नहीं उनको उनका हक जो है वो उनको देना चाहते? अभी ये कह रहे थे कि तो 2011 में जो है जनगणना कराई, आपने आंकड़े क्यों नहीं जो है वो सार्वजनिक किए? अरे वो आंकड़े आपकी जानकारी, मुझे हंसी आ रही है कि मतलब भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर बोल रहे हैं और इतनी मतलब इनको जानकारी नहीं है कि वो सर्वे के जो सार्वजनिक करना था वो तो आपकी सरकार ने करना था। हमने तो जनगणना करा दी, आपने 10 साल छुपा के रखा, उसके बाद 2021 में होनी थी, आपने वो भी नहीं कराई। तो जो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश का जो सामाजिक ढांचा है वो इस प्रकार से बना है कि तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं वो कुछ खास वर्गों को दी जा रही, जो सबसे ज्यादा जिनकी जनसंख्या है। चाहे हम ओबीसी की बात करें तो 50% से ज्यादा है, अगर हम ओबीसी दलित की, आदिवासी की बात करें तो बड़ी संख्या है। ये लोग आज चलिए, मैं इस सवाल के दो पहलू बना लेता हूं। पहले तो आप बताएं, सार्वजनिक क्यों किया जाना चाहिए? देखिए, सार्वजनिक इसलिए किया जाना चाहिए ताकि उन वर्गों की जनसंख्या का पता चले कि कितने वर्ग जो है वो अभी नहीं, ये तो सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को पता चलना चाहिए। बात सही है, पॉलिसी मेकर्स को पता होना चाहिए कि कितनी संख्या है, जो योजनाएं बना रहे हैं उनको। इसको सार्वजनिक करने का क्या फायदा है, वो मैं जानना चाह रहा था। देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सीधी सी बात है।
अगर ओबीसी ठीक वर्ग है। की संख्या ज्यादा है तो क्यों ना उनको ठीक है, उनके मतलब हाथ में योजनाएं उनके बराबर आधार पर मिल बन जाए। रही हैं नहीं बन रही हैं, उतने लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं, वो सही ठीक प्रतिशत में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, रत्नाकर जी क्यों बिल्कुल, क्यों बिल्कुल नहीं इस बात की जानकारी। सरकारी सार्वजनिक करने में पदों पर दिक्कत उनकी क्या है? संख्या कितनी है? ठीक है, ठीक आपके आपके प्रोफेसर कितने हैं? ठीक है, आपके ठीक। मीडिया कर्मी कितने हैं? बिल्कुल ठीक है, आपके आपका तमाम पॉइंट जितने भी पॉइंट समझ में संस्थान आ हैं, गया उसमें ऋतु उनकी जी। संख्या कितनी है? जी रत्नाकर जी, मुझे ये बताएं कि क्या दिक्कत है भाई सार्वजनिक करने में? देखिए प्रवीण जी, पहली चीज तो मैं ऋतु जी को वो सन याद दिला दूं जिस सन में इन्होंने जातीय जनगणना कराई थी, और वो था 2011। और 2011 से लेकर के 2014 तक जो है वो यूपीए की सरकार थी। 3 साल तक आप अपने रिपोर्ट को जाहिर नहीं कर पाए और ना ही देश को यह बता पाए कि किसकी कितनी संख्या है। मेरा सीधा सा सवाल है मोहतरमा से, ये बता दे मुझे 70 सालों में इनको याद नहीं आया कि जातीय जनगणना भी करानी है और ओबीसी समाज को और एससी एसटी समाज को उनको फायदा देना है। जो और जनगणना प्रश्न का होती जवाब है ये दे नहीं उसके पाई बाद कि उसको जहाँ प्रोसेस पे होते इनकी होते सरकारें 10 हैं साल लगते वहां हैं। पे जातीय उसके जनगणना बाद कराएं, सार्वजनिक जातीय किया सर्वे जाता है। कराएं। जब जनगणना तो सार्वजनिक छोड़िए, करने की केंद्र बारी आई तो सरकार मोदी सरकार तो जातीय मोदी सर्वे सरकार कराएं। थी। जातीय सर्वे आपको के आधार सार्वजनिक पे वो करना उनको था। फायदा दे, वो नहीं कर पा रहे हैं। और तो दूसरी वो चीज मैं आपको कहना सार्वजनिक करना था भाई, कि आपने क्यों नहीं अब किया? ठीक है। या तो मैं ही बोलूं आपको प्रवीण नहीं ठीक है बोला रत्नाकर कि जी रुक जाइए, हमने- अभी क्या होगा ना हमने कि 2 बार विषयांतर हो चिट्ठी जाएगा, लिखी वह बड़ा अहम मसला है जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी कुछ इससे मिले। राहुल जी के साथ तकनीकी समस्या आ रही थी लेकिन अब वो जुड़ चुके हैं। राहुल जी मुझे ये बताएं, अभी सारे पक्ष आपने मुझे उम्मीद है कि सुने होंगे, लेकिन जातीय जनगणना, इसकी आवश्यकता और इस पर राजनीति, ये दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। देखिए डॉक्टर प्रवीण जी, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा कि अगर आरक्षण का समर्थन करना है, देश में अगर आरक्षण की व्यवस्था चलनी है, तो फिर आंकड़े शुद्ध रूप में क्यों नहीं होने चाहिए? आपको अगर आरक्षण का विरोध करना है लोगों को, तो फिर जातिगत जनगणना को कोई मतलब नहीं है, नहीं करता उसका समर्थन। लेकिन अगर आरक्षण का समर्थन होना है तो जातिगत जनगणना बिल्कुल एक, मैं मानता हूं, एक अनिवार्य चीज है। देश आजादी का हम लोग जो है कि अब तो 75वां वर्षगांठ भी हम लोग मना के आगे बढ़ चुके हैं। आरक्षण का किसको कितना लाभ मिला, किसको लाभ नहीं मिला, किसे लाभ मिलने से वो 100% वंचित रह गया और कौन लाभ लेके सरप्लस हो गया, ये तमाम चीजें देखिए। ये चीज कह देना कि ने पहले राज्य सर्वे करके बताए, इस सबसे महत्वपूर्ण चीज की देखिए, सर्वे के आंकड़ों का क्या महत्व होगा। लेकिन केंद्र सरकार अगर, चूंकि संविधान के अनुसार जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, और अगर इस संबंधित विस्तृत आंकड़े पूरे देश भर से लेते हैं तो वो बड़े उपयोगी होंगे। वो हमें अभी भी याद है कि देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) और 335, इन दोनों को जोड़ के इंदिरा साहनी केस ने एक फैसला दिया उस जमाने में कि 50% का कैप होना चाहिए। तो अब वो 50% के कैप को लेके भी कांग्रेस कह रही है कि वो कैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जनगणना से चीजें वो पता चलेंगी। अगर हो सकता है कि वो कैप को और कम करने की जरूरत पड़े, हो सकता है कैप को और बढ़ा देने की जरूरत पड़े। तो ये हमें नहीं लग रहा कि, हम लोग हमेशा देखते हैं कि ट्रिपल टेस्ट के मामले होते हैं कि अभी जब आरक्षण देना होता है और कई जगहों पे वो चीजें होती है कि आयोग बनती है, आयोग आनन फानन में कुछ आंकड़े जमा करती है, जारी करती है, फिर एक ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लगा के चीजों को आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या वो उपयुक्त चीज है? अगर वास्तविक संख्यात्मक आंकड़े होने चाहिए, और वो आंकड़े जब होंगे कि किस जाति, कौन सा जाति आगे है, कौन सा जाति आर्थिक रूप से पीछे है, सामाजिक तौर पर, क्योंकि देखिए जो हमारे यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ये तीनों मापदंडों के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है भारत में, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और जो दूसरे राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो कह रहे हैं, भाई कांग्रेस ने अगर, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला युग तो चल नहीं रहा है, ना इंदिरा गांधी वाला युग चल रहा है, ना राजीव गांधी वाला युग है ये। अगर देश 2024 में है और 2024 में समस्याओं का निदान 2024 के रूप में सोचा जाना चाहिए। अगर इसको राजनीतिक फॉर्मूले से केवल देखा जाएगा तो तब तो फिर बिहार के वो आंकड़े जारी हुए, वहां पे कोई राजनीतिक विशेष सफलता भी प्राप्त नहीं हुई, जो अगर विपक्ष की दृष्टि से सोच के देखें। ठीक है, तो ये एक पहलू तो आपने रख दिया, एक पहलू आपने रख दिया, और आपने एक पहलू रख दिया है राहुल जी, आपने एक पहलू रख दिया। एक जो राजनीतिक इस्तेमाल की बात थी वो मैं अगले पॉइंट पर करता हूं, क्योंकि आपने दोनों को मेंशन किया और रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर संजय, उससे पहले मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी आपके पास, आप अपनी बात भी रखिएगा और डॉक्टर संजय भी, क्योंकि कोट किए गए यहाँ पर। डॉक्टर संजय, ये बात तो सही है कि हमें एग्जैक्ट आंकड़ा तो पता होना चाहिए, शुद्ध रूप से, बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किया राहुल जी ने,
शुद्ध रूप से हमारे पास आंकड़ा होना चाहिए कि हमारे पास कितने किस समाज के लोग हैं। अगर हम आरक्षण का समर्थन करते हैं तो, यदि हम उनके लिए योजनाएं बनाते हैं तो फिर ऐसे में जातीय जनगणना, इसका तो विरोध खैर कोई कर भी नहीं रहा, अभी तो खुल के किसी की तरफ से ऐसा नहीं आया, लेकिन फिर भी जातीय जनगणना की आवश्यकता बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे रुका क्यों जाता है? और मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस की भी वही स्थिति जिस पर रत्नाकर जी बोल चुके हैं, इससे रुका क्यों जाता? मजबूरियां क्या है? कहां कोई रोक रहा है? मैं दो सवाल, एक तो कि मैं जरा करेक्ट कर दूं रत्नाकर जी को कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की गिनती होती है, उनके हर साल सेंसस होते हैं। ओबीसी नहीं गिने जाते हैं, या जो अपर कास्ट में जो आते हैं उनकी गिनती नहीं होती है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की गिनती हर साल होती है और उनके आंकड़े भी होते हैं, इसलिए वहां की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कास्ट सेंसस वहीं से अगर योजनाएं आकार लेती हैं तो फिर कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, अभी भी कांग्रेस की सरकार है, अपने ही आंकड़े को क्यों नहीं कांग्रेस जारी कर देती है? बिहार सरकार ने जारी किया ना भाई कि 3 करोड़ परिवार यहाँ रहते हैं, 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब 1/3 परिवार को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है। कौन सी योजनाएं उनके लिए आकार लेने लगी? और जो राहुल जी कह रहे थे कि वो उनका युग नहीं है, इनका युग नहीं है, बिल्कुल आप एकदम मिसाइल के युग में चल रहे हैं और अब जो वैश्विक स्थिति है उसमें बिल्कुल आप तेज गति से भाग रहे हैं। पटेल और गांधी का युग थोड़े है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ओबीसी के लिए आयोग बना, उसके लिए जस्टिस रोहिणी आयोग की कमेटी बनी 2017 में और उन्हीं की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट लीक हो गई थी। उसमें भी अनुच्छेद 340 के तहत कहा गया था, दायर हुआ था याचिका कि ये प्रेसिडेंट को हम रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन लीक हो गई थी कि मात्र 10% जातियां ही ओबीसी का आरक्षण का पूरा लाभ ले लेती है। 1500 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा दलितों पर कि जो सब कैटेगरी की बात की कि भाई कुछ जो मजबूत जातियां हैं वो इसका लाभ ले लेती हैं। गवई साहब जो एक दलित कास्ट के ही जज हैं, वो थे उस बेंच में और उन्होंने कहा कि हाँ, इस रिजर्वेशन का लाभ उन दलित जातियों तक नहीं मिल पाता है जो वर्षों से छूटे हुए हैं, कुछ जातियां ही ले लेती हैं। तो अगर रिजर्वेशन है तो ये लाभ वहां तक भी परकोलेट होकर के जाना चाहिए। और मैं बिहार की बात बता रहा हूं, 22 शेड्यूल कास्ट है बिहार, मात्र 4 जातियां हैं जो डोमिनेट करती है शेड्यूल कास्ट में और वही सब लाभ ले लेती हैं। शेड्यूल ट्राइब्स में भी कई ट्राइबल जातियां हैं। मैं कह रहा हूं कि आप गिनवा लीजिए ना तो कुल मिलाकर जो योजनाएं चल रही हैं वो गड़बड़ा जाएंगी सब, इस चक्कर में कोई रिलीज नहीं करता। मैंने पहले ही कहा कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबके लिए इसको बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या डॉक्टर संजय, जो चलती हुई स्थितियां हैं वो गड़बड़ा जाएंगी, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, इससे बचना चाह रहे हैं? एक उदाहरण मैं बता देता हूं, बिहार में पासवान जाति जो है वो शेड्यूल कास्ट में आती है, दूसरे राज्य में वो पासवान समाज शेड्यूल कास्ट में नहीं आती है। ये साहनी समाज बिहार में आता है, वो इसमें पिछड़ा में, अति पिछड़ा में उत्तर प्रदेश में साहनी समाज नहीं आता। तो वही तो है कि 5000 सब कैटेगरी है ओबीसी में। पहले जरा इनको आप चैनलाइज तो कर लीजिए। ये आरक्षण जाति जाति करते रहिए, राजनीति की रोटी सेकिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खूब सेकिए। ठीक बात है, आपने जो बात बोली है वो ये इस दिशा में जाती है कि व्यवहारिक क्या राहुल जी एक संक्षेप में कमेंट करिए, आप कुछ कहना चाह रहे, रत्नाकर जी भी बोलना चाह रहे थे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन आप संक्षेप में अपनी बात कहिए, फिर डिटेल में बात करते हैं ब्रेक के बाद। देखिए संक्षेप में प्रवीण जी मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि रोहिणी कमीशन के जो रिपोर्ट की बात की बिल्कुल सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि एक कमीशन आप कोई भी बना दीजिए, उसके पास विस्तृत डाटा अगर नहीं होगा फिर आप चैनलाइज कैसे करेंगे? यही तो समस्या है भारत में कि अलग अलग ओबीसी के एससी एसटी बहुत सारे ऐसी जातियां जिन्हें लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ मिलने के लिए बहुत आवश्यक है कि सेंट्रल स्तर पर जब इस प्रकार की गणना हो जाएगी तब बैठे सारे समाजशास्त्री बैठे उन आंकड़ों को लेकर पूरा विश्लेषण किया जाए और वही हम लोगों को अंधेरे में जो है कि प्रकाश की रोशनी दिखाने का काम करेगा प्रवीण जी। जो शुद्ध आंकड़े होंगे और उसका जो विश्लेषण होगा वही इसे सही रास्ते पे ले जाएगा, अगर लोगों की राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति होगी तो इसलिए मैं उसी मामले को मैं समर्थन कर रहा हूं कि जातिगत जनगणना आरक्षण वाले देश के लिए जहां ठीक है, दो पहलू हमारे सामने हैं। एक जो डॉक्टर संजय ने बड़ा डिटेल में बताया, दो पहलू हमारे सामने हैं। एक तो ये कि हम देखते हैं जातीय व्यवस्था में बहुत सारी जातियों की उन्होंने संख्या बताई और जिस रिपोर्ट का जिक्र किया डॉक्टर संजय ने कि कैसे 10% को ही इसका लाभ मिल रहा है, यानी बड़ा तबका है जिसको लाभ नहीं मिल रहा है।
राहुल लाल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि फिर जिनको नहीं मिल रहा उनको मिलना चाहिए। और क्या यही एक कंफ्यूजन है, क्योंकि इससे अभी तक की जो व्यवस्था चली आ रही है वो चरमरा जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात राहुल लाल ने कही कि अगर आरक्षण का समर्थन करते हैं तो हमको इसको स्वीकार करना होगा और इस पर व्यवहारिक काम करना होगा। लेकिन ऋतु जी, आप थोड़ा सा इस पर राजनीतिक रूप से प्रकाश डालिए कि क्या आपको नहीं लगता कि ये काम करके दिखाया जाना चाहिए था? और पिछली सरकारों में भी ये बात सही है कि ये आंकड़ों की बात जब आप विपक्ष में हैं, जिस तरीके से उठा रहे हैं, सत्ता में रहते हुए उठा सकते थे, या जिन राज्यों में सत्ता में हैं उनमें कुछ, मैंने पहले भी कहा है, कुछ ऐसा मॉड्यूल रखा जाए जिससे सचमुच वंचित समाज के लिए कुछ हो पाए, जिन वर्गों के विषय में सोचा जा रहा है। या वो सामाजिक ताना बाना या वो तौर तरीका जो इनके लिए योजनाएं बनाने का पहले से बना हुआ है, जो चला आ रहा है, वो सब गड़बड़ा जाएगा इस चक्कर में ये आंकड़े रिलीज नहीं किए जाते हैं, वो चाहे आपकी तरफ से हो या इनकी तरफ से हो। देखिए, कोई भी सामाजिक जब परिवर्तन किया जाता है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा से होता है। कभी भी किसी सामाजिक परिवर्तन की जब बात आती है तो इस प्रकार की चीजें होती है जिनको, जो नगण्य है लगभग, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि 2017 में सोनिया जी ने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि आप जो है जातीय जनगणना के जो सर्वे है उसको आप सार्वजनिक कीजिए। उसके बाद 2019 में राहुल जी ने पत्र लिखकर ये मांग की कि आंकड़े जो है वो सार्वजनिक किए जाए, ताकि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको उतना हम वंचित से उसको लाभ मिल सके। लेकिन दोनों ही बार इन दोनों पत्रों का पीएमओ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जब 2021 में जनगणना होनी थी, वहां पर भी तमाम तरह के बहाने लगाए गए कि कोरोना की और तमाम तरह की चीजें, जबकि कई देशों में कोरोना के बाद जनगणना हो गई। अब इन्होंने जो है अब एक, क्योंकि भाजपा की हमेशा की आदत है कि जब भी कोई काम करती है तो पहले शगुफा पहले ये लोग छोड़ देते हैं। अब जनगणना की बात तो करते हैं लेकिन जातीय जनगणना की बात नहीं करते। और वही प्रधानमंत्री जी जब मंचों से जब बात करते हैं तो बाकायदा जाति के नाम पर संबोधन करते हैं। मेरा प्रश्न ये है, डॉक्टर संजय जो बात कह रहे थे कि आप लोग कर्नाटक में या हिमाचल में आप करिए ना, एक ऐसा सर्वे करिए और उसके बाद में उसके आंकड़े, जैसा बिहार सरकार ने किया, आप लोग तो माइलस्टोन रख सकते हैं, वहां जो आपके हाथ में वो करके दिखाइए, उस हिसाब से योजना बनाइए, तो आपका पक्ष और मजबूत होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पत्र लिखने तक सीमित है या सिर्फ बयान देने तक सीमित है, जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी, जो भी आप लोगों का स्लोगन है, ये यहां तक सीमित ना होकर ये क्रियान्वित भी आप लोग कर रहे हैं, इसको भी दिखाइए ना। कुछ जगह तो आपके भी पास ताकत है। देखिए, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरह की जो है जनगणना जो है बिहार में हुई, और बिहार में क्या हशर हुआ कि नीतीश जी जो है जाकर मोदी जी से हाथ मिला लेते हैं और वो वहीं की वहीं जस का तस जो है वो सारा मामला रह जाता। आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो है हमने कहा उसको सार्वजनिक करें, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा लगातार कि हमारी सरकार आते ही हम जातीय जनगणना सबसे पहले कराएंगे। और कोई भी चीज है केंद्रीय स्तर पर जो चीज होती है, जो केंद्रीय स्तर पर जो सामाजिक सुधार होगा, तो वो तो उसके तो हम हक में है ना, आप पहल करिए, हम भी पहल करते। हमने आपसे लगातार हमने जातीय जनगणना की मांग की। ठीक है, एक पॉइंट मुझे समझ में आता है इसके दोनों पहलुओं में। रत्नाकर जी, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, दरअसल मैं इस सेगमेंट की शुरुआत इसी बात से कि इसमें दिक्कत क्या है। ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है कि हमारे पास शुद्ध आंकड़े होना चाहिए, हमें ठीक ठीक जानकारी होना चाहिए, उस आधार पर योजनाएं बननी चाहिए। तो इसको सामने रखने में चुनौती क्या आती है? कोई दिक्कत है जो कि शायद लोग नहीं समझ पाते कि योजनाएं जो हैं वो कैसे बनेंगी, लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फंड्स की कमी पड़, जैसे इस तरह की कुछ, ये मैं थोड़ा सा एक सरफेशियल बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं, या जो आपकी जानकारी हो वो बताएं, क्या वजह है कि आंकड़े सार्वजनिक करने से या इस तरह की किसी जनगणना से कोई भी राजनीतिक दल डरता है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है जातीय जनगणना कराना, ये बिल्कुल गलत है और कोई बेसलेस है। हम निश्चित रूप से जातीय जनगणना के बारे में, जैसा कि आपने देखा कि अभी डॉक्टर संजय और हमारे अन्य पैनलिस्ट जिन लोगों ने सुझाव दिया, उन सुझावों को निश्चित रूप से हम कंसीडर करेंगे और उन सुझावों को लेकर के अगर आवश्यकता लगी और जो हर्डल्स आते हैं सामने, जैसा कि डॉक्टर संजय ने भी बताया कि कई जातियां ऐसी हैं जिसमें को एक राज्य में ओबीसी माना जाता है, दूसरे राज्यों में नहीं माना जाता है। उन्होंने पासवान समाज का भी उदाहरण दिया और साहनी समाज का भी उदाहरण दिया।
तो इस तरह की जो जातियां हैं जिसको किस आधार पे इनकी गणना की जाए, वो सारी त्रुटियों को दूर करके और ओबीसी समाज को हम किस तरह से बेनिफिट दें, ये हमारा मकसद है और हम करते भी हैं। ओबीसी समाज के लिए जितना हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी तो रिजर्वेशन के ही खिलाफ थी। राजीव गांधी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, चाहे मंडल कमीशन के खिलाफ, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक दबाकर बैठे रहे और नेहरू जी ने भी रिजर्वेशन लागू नहीं किया जब वो थे सत्ता शासन में। तो कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से ही रिजर्वेशन के खिलाफ थी और ओबीसी को उनका हक देने की खिलाफत करती आ रही थी। अभी भी राहुल गांधी का देखिए, अमेरिका में बैठकर बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन आने वाले समय में खत्म कर दिया जाएगा। और इनका एक धर्म विशेष का जो एक प्रेम होता है, अब देखिए धर्म विशेष का प्रेम जो है उमड़ आता है और उन धर्म विशेष का प्रेम जो है उनको आरक्षण 4% देखा किस तरह से कर्नाटका में एक धर्म विशेष के लोगों को देने का काम किया। ओबीसी समाज का या एससी एसटी समाज का आरक्षण जो उनको हक मिल रहा था उसको जो है धर्म विशेष के लोगों को देने का काम किया। तो ये कांग्रेस पार्टी स्वयं जो है ओबीसी समाज के आरक्षण का विरोध करती आ रही है और अभी भी कर रही है और आरोप हमारे ऊपर लगा रही है। निश्चित रूप में आपको बता दूं प्रवीण जी कि हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हरियाणा में अभी भी देखिए आप एससी एसटी में सब कैटेगरी में भी जो लाभ मिलने वाली बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी हम वहां पे क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं अगर हमारी मंशा आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उस समाज को लाभ देने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की आप बात करेंगे, ठीक है, पर सवाल तो घूम फिर के वही बना रह जाता है। सोच तो सब रहे हैं, सोच तो सब रहे हैं। रत्नाकर जी, आपने अपना, ऋतु जी संक्षेप में बोलिए। राहुल जी के पास मुझे जाना है। ऋतु जी अपना कमेंट सब संक्षेप में मैं इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं और इनकी पार्टी की परंपरा है कि इनका मंत्री से लेकर संतरी तक हर व्यक्ति जो है वो झूठ बोलता है। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि वो आरक्षण को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था जब तक रहेगी, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, जब तक आरक्षण की व्यवस्था है, आप जाति व्यवस्था खत्म करिए ना, आप जाति व्यवस्था खत्म करने पर जोर दीजिए। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने जो है आरक्षण के विरुद्ध, अरे हम खुद हमारी पार्टी बोल रही है कि जो राहुल जी ने भी ये बात कही कि जो हमने पिछले पहले किया। अच्छा, आपको याद होगा राहुल गांधी के बयान के बाद हम कितनी चर्चा कर चुके, बड़ी लंबी चर्चाएं इस पर कई दिनों तक छाए रहे थे वो और उनका ये बयान, इसलिए छोड़ देते हैं। अभी आज बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। राहुल जी मुझे ये बताइए, अब थोड़ा मैं चाहूंगा कि तो आपने पॉलिटिकल बहस सुनी ली है, इसमें और थोड़ी सी आहुति डाली जाए तो इसकी ज्वाला भड़काई जा सकती, लेकिन मुझे ये बताएं हकीकत में एक एनालिस्ट के तौर पर डर क्या है जो किसी भी राजनीतिक दल के साथ है, दोनों, ना कांग्रेस की सोचिए ना बीजेपी की सोचिए, ये सोचिए कि डर क्या है अगर ये आंकड़े सामने आते हैं तो व्यवस्थाएं क्या चरमराती हैं, इसीलिए इससे परहेज किया जाता है क्योंकि इसका विरोध तो कोई नहीं करता, समर्थन सभी कर रहे हैं। परवीन जी, मुझे नहीं लग रहा कि व्यवस्थाएं बहुत बड़े पैमाने पर चरमराएंगी, क्योंकि देखिए जब इस प्रकार की चीजें होती तो समाज में अलग अलग इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, फिर उसके लिए फिर एक तरह से धीरे धीरे उसके अलग अलग पहलुओं से लोग ज्ञात भी होते हैं। अचानक से तो ऐसे निर्णय लिए नहीं जाते हैं प्रवीण जी। तो इसलिए ये एक डर हो सकता है कि राजनीतिक दलों के भीतर एक डर हो कि कहीं यथास्थिति की कहानी टूट न जाए, ये मैं इससे सहमत हूं। लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसे किया जाए तो ये कोई डर वाली चीज अच्छा, क्यों नहीं कोई भी आंकड़े क्यों नहीं रिलीज करता राहुल जी, और क्यों इसको रोक के रखते हैं? इससे इनका क्या फायदा, जबकि सब समर्थन करते हैं सबको, और हम देख रहे हैं जाति की राजनीति कौन नहीं कर रहा है, सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं ना। वो तो देखे ना, देखिए अभी तो इस डिबेट में अच्छा है कि रत्नाकर जी कम से कम श्रेय ले रहे हैं। तो दूसरे डिबेटों में जाता हूं तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि विपक्ष जो है कि जाति के आधार पर बांट रहा है और हम लोग जो है कि देश को हिंदुत्व के नाम पे एकजुट रखते हैं। तो ये तो अच्छा है कि रत्नाकर जी जो है कि यहाँ पे काफी प्रैक्टिकल स्तर पे जो है कि हम लोग के डिबेट में अपनी बातों को रख रहे हैं, तो सहमत हूं उनसे। लेकिन देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं इसमें कि जो आपका सवाल है कि आंकड़े जारी क्यों नहीं कोई करता, देखिए 11 का जनगणना का मैं ऋतु जी के इस तर्क से काफी हद तक सहमत हूं कि 2011 का जब जनगणना हुआ और उसके संबंधित जो आंकड़े आए, तो वो आंकड़े जब प्रस्तुत करने थे और उसको लेकर आगे बढ़ना था, तब तक तो सत्ता परिवर्तन हो गया था। अब जो राज्य जो एक्सरसाइज करते हैं प्रवीण जी, देखिए उनको पहले तो कोई विशेष अधिकार नहीं है इस पूरे संदर्भ में। हम लोगों ने बिहार के मामले में देखा, छोड़ दीजिए वो वाला मसला, छोड़ दीजिए, वो मैं भी जानता हूं, तो खैर एक सवाल आया था इसलिए ले लिया, उसको छोड़ दीजिए, राज्यों पे जाते ही नहीं। मेरा तो यही आपसे पूछना है कि आपने ये देखा
ये बात सही है और ये भी फैक्ट किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पहले भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार आई उसके पहले खूब जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हो या उनके लिए खूब योजनाएं बनाई जा रही। ये लोग तो अभी तीसरा टेन्योर अब शुरू हुआ है इनका, इससे पहले कोई व्यवस्था बन जाती, उन्होंने भी नहीं बनाई। मैं जानना यह चाहता हूं कि कुछ ना कुछ व्यवहारिक चुनौती होगी कि समर्थन करते हुए भी कोई भी खुलकर उसके लिए आगे नहीं आ पाता। तो हमें लग रहा है कि देखिए एक लंबे समय तक तो हम लोगों ने देखा कि इन आंकड़ों को लेकर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन आज के समय में जो हाल के समय में हम लोग राहुल गांधी के बयान को देख रहे हैं वो हमें लग रहा है कि इस मामले को लेकर काफी आक्रामक है। ठीक है वो विपक्ष में है, लेकिन कोई राष्ट्रीय पार्टी देश में पहली बार इस प्रकार से इन मामलों को लेकर आक्रामकता के साथ आई है। तो ये आक्रामकता राष्ट्रीय पार्टी का स्तर पर हमने कभी नहीं देखी थी। मैं इस बात से परवीन जी सहमत हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन अब उसको आगे कैसे लेके बढ़ेंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर देखिए हमें अभी झारखंड का एक छोटा सा उदाहरण ले दूं परवीन जी कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण 12% है जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है। अब झारखंड सरकार ने प्रस्ताव किया कि ओबीसी की संख्या वहां पे 50% है, क्योंकि एससी एसटी को वहां पे जो आरक्षण दिया गया वो जनसंख्या के अनुपात में है। तो राज्य सरकार ने प्रस्ताव 77% का पारित किया वहां पे, लेकिन वो मामला फिर से अच्छा ये आपने एक बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट दे दिया। डॉक्टर संजय, आपने जिक्र भी किया था मंडल आयोग का। ऐसा नहीं कि वीपी सिंह जो है वो इतने लोकप्रिय नेता बन गए सब आरक्षण या मंडल आयोग के बाद में कि उनके आगे कोई टिक नहीं रहा, वो भी गए उसके बाद में कभी फिर दिखाई नहीं पड़े। तो ये कुल मिलाकर आरक्षण को लेकर क्या आपको लगता है कि लोग इतनी जल्दी इस बात के झांसे में आ जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ करने वाले हैं, या जो बीजेपी का एक पक्ष, यहां पर तो रत्नाकर जी ने नहीं कहा लेकिन ये बात सही है कि कई पैनलिस्ट मुझसे भी बीजेपी के कह चुके हैं, हिंदुत्व की राजनीति, जातियों में बांटने की राजनीति, ये हम देखिए पूरे समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, ये जातियों में बांटना चाहते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या सचमुच में इसका कोई इंपैक्ट पड़ता है, ये सब जो आरक्षण की बातें हो रही हैं। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, हम सब जानते हैं, राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेंगे और हो भी सकता है कि आगे आने वाले समय में कभी उनको मौका मिले तो इस पर कार्य करना चाहें, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो भी ये समझते हैं कि ये व्यवस्था जो है बहुत किसी विकसित देश के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था आगे के समय में नहीं रहेगी, जिस पर वो जवाब दे रहे थे, जिसको बड़ा कोट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। खैर, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? खूब इंपैक्ट पड़ता है। मैं जरा बता देता हूं कर्नाटक का। सिद्धारमैया थे, 17 में रिपोर्ट आई, 194 करोड़ रुपए खर्च हुए राज्य सरकार के, और लिंगायत और बोकालिंगा समुदाय नाराज हो गया। यहां तक कि सदन में कांग्रेस के विधायकों ने भी विरोध कर दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नहीं होना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार, अभी कह रहे थे ना राहुल जी की 77%, नीतीश कुमार भी 65% का बना करके दे दिए। हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की ही बात मानी। जब 50% का कैप लगा हुआ है तो फिर आप इसमें क्या कर देंगे? ओबीसी खेलते रहिए आप। जब सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखा है कि हम प्रतिभा को कभी भी दमित नहीं करेंगे। अभी तो कर्नाटक में मामला आया था, पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसने कहा कि वो शैक्षणिक संस्थानों में, खास करके पीजी मेडिकल में एडमिशन में 130 छात्रों का, मुस्लिम समाज के छात्रों का एडमिशन वो सरकार ने ले ली थी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो ओबीसी समाज की हकमारी है। अगर 27% आरक्षण अभी उनको मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कोई कैप बढ़ाने नहीं जा रही। आप गिन लीजिएगा उनको, गिनने के बाद अगला आपका मुद्दा क्या होगा? अगला मुद्दा होगा कि इनको 70% रिजर्वेशन दे दीजिए, 90% रिजर्वेशन दे दीजिए। वो जो अभी कर रही है ना, अभी जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, यही तो अब दक्षिण के भारत के राज्य कर रहे हैं कि भाई 16 बच्चा पैदा करो, कोई कह रहा है कि 25 बच्चा पैदा करो, डेमोग्राफी कम हो रहा है। उत्तर भारतीय का लोकसभा में अभी ये डिलिमिटेशन होने वाला है, अभी तुरंत डिलिमिटेशन होने वाला है। कर लीजिए बच्चा पैदा, क्या दिक्कत है? भारत की आबादी कर लीजिए 5 अरब, और 5 अरब कर करके और फिर कटोरा लेकर के पूरे विश्व में घूमते रहिए और कहिए कि भाई ये जो 90 बच्चा जिसने पैदा किया उसके हिस्से में सब कुछ दे दीजिए। 10 बच्चा जिसने पैदा किया वो बड़ी गलती कर दी। राहुल जी आ रहा हूँ, ये बात पे आप रखिएगा अपना पॉइंट, बोलने दीजिए संजय जी को। जी देखिए, सोशियो इकोनॉमिक साइंटिफिक तरीके से जब तक आप चीजों को नहीं करेंगे, देखिए जाति का कार्ड के लिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं ओबीसी जाति का हूं, क्षेत्रीय पार्टियों को जातीय गणित सूट करता है, वो जाति ही उनका आधार है, मुद्दा कोई आधार ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो हिंदू पोलराइजेशन की बात करते हैं। सबका जो निष्ठा है, नीत है, वो क्या है? वो है वोट का गणित।
ओलंपिक कई गो भारत लाएगा, इसमें किसी की निष्ठा नहीं है कि ओलंपिक मेडल कितना भारतीय लाता है। भाई सूरीनाम जैसा 4 लाख की आबादी का देश गोल्ड मेडल ले आता है, और आप 1.5 अरब की आबादी का देश बढ़ाते रहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी करते रहिए, संख्या भारी न्यूट्रिशनल रेट से लेकर के। हाँ, और ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, जिसकी जितनी संख्या भारी, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, उसकी उतनी जिम्मेदारी क्योंकि उनके कंधों पर ज्यादा बोझ होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी मांगना सिखाना, राहुल जी, ये वाला तो पॉइंट समझ में नहीं आया कि इसका आपको लगता है कि इस स्लोगन को लेकर वो गंभीर दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, ये एक गंभीर मामला है। देखिए, इसको ये कह देना कि इससे जनसंख्या वृद्धि का मामला आ गया है और लोग भीख लेके कटोरा मांगेंगे, तो हमें लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे दिशा में चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, तब तो 80 करोड़ लोगों को अभी भी राशन सरकार दे ही रही है और कोरोना का काल कब तक खत्म हो चुका है, तो वो एक डिबेट दूसरे दिशा में चला जाएगा। हमें अभी भी लग रहा है कि जनगणना वास्तव में, देखिए मैंने इसलिए शुरुआत में ही कहा प्रवीण जी कि आपको आरक्षण देना है तो आपको करना पड़ेगा, आरक्षण नहीं देना है सभी पार्टियां सहमति बना लेगी, सब सारी जातियां बराबर छोड़िए ना, आप भी राहुल राल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर क्या सोचते हैं, बताइए। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यह मानता हूं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, इसके राजनीतिक लाभांश है और इसका राजनीतिक हानि भी है। बिहार में पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा लाभ नहीं मिला इसको लेके, ये घटनाक्रम चला और ज्यादा हम लोगों ने देखा कि लोकसभा चुनाव में लाभ नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी जी का एक संविधान सम्मान समारोह में उन्होंने एक बयान दिया था उन्होंने, और जो बयान था उस बयान को मैंने बड़ा गंभीरता से सुना था कि चाहे हमें इसका राजनीतिक लाभ हो, चाहे इसका राजनीतिक हानि हो, हम इसे लेके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर कोई इस प्रकार से प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो फिर इस कारण से तब तो फिर यह मामला मैं सामान्य नहीं मानता। और दूसरी चीज जो कि सुप्रीम कोर्ट का कैप है, बिल्कुल 1992 का इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का कैप लगाया हुआ 50% का कैप, लेकिन हम लोगों ने यह भी चीज देखा है कि उसके बाद संविधान संशोधन भी होते हैं। संविधान संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से देखती है कि संविधान संशोधन सही है या गलत है, और अगर वो 11 सदस्यीय संविधान पीठ का था, 13 सदस्यीय संविधान पीठ उससे अलग फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत दे सकती है। संभावनाएं प्रवीण जी दोनों पक्षों के लिए पर्याप्त रूप से खुली हुई है। सुप्रीम कोर्ट जो अभी निर्णय दे रही है वर्तमान व्यवस्थाओं के तहत दे रही है, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय ना, मैं आपकी राय जो चाह रहा था, जो मैं कह रहा था कि आपकी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर राय, देखिए बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी इन चीजों पे कोई राय नहीं रखता, लेकिन मैं जानता हूं कि इन चीजों का कितना राजनीतिक इस्तेमाल होता है और मेरा काम है सवाल पूछना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप अपनी राय रखने में आप सहूलियत महसूस करें तो आप अवश्य रखें। मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि इतने समय से ये सब चला आ रहा है, इसके बावजूद हम किसी को अपग्रेड कर पाए हैं, किसी की जिंदगी को बेहतर कर पाए हैं, और इस चक्कर में हम कितनी प्रतिभाओं को पीछे कर चुके हैं या कितनी प्रतिभाएं निराश हुई हैं, इसको भी हमको देखना चाहिए। हम क्या हासिल कर रहे हैं कि साथ साथ में हम क्या खो रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए प्रवीण जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आज के समय अगर हम लोग कट ऑफ को देखते हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल और जो इकोनॉमिक आरक्षण दिया गया, अब वो पहले वाला युग नहीं है कि कहीं पे तो कट ऑफ जो है कि बिल्कुल जमीन के नीचे चला जा रहा है और कोई कट ऑफ बहुत ऊपर। अब तो पॉइंट के अंतर दिख रहा है अगर आज के समय जो प्रतिस्पर्धा कड़ी हुई है तो। लेकिन जो अगर आरक्षण का समर्थन करना है तो फिर हमें लग रहा है कि न्याय तो मिलना चाहिए लोगों को। अगर दूसरी जातियां हकदार है, वो अब तक 75 वर्षों में उस दायरे में नहीं आई और कुछ जातियां बहुत ज्यादा लाभ लेके बढ़ गई। संजय जी एक बड़ी गंभीर चीज कह रहे थे जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। एसटी कैटेगरी में नाम नहीं लूंगा, लेकिन राजस्थान की एक जाति है, वो देश भर के एसटी कैटेगरी का अधिकांश लाभांश वही ले जाती है। बाकी बेचारे जो झारखंड के जंगलों में है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में बैठे हुए लोग हैं, जो जनजाति है, उनको उसका लाभांश नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को लेकर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक बात तो समझ में आई मुझे आज की इस बातचीत में, चर्चा में, ये जो जितना आरक्षण का इस्तेमाल हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हुआ। रितु जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी संक्षेप में, राजनीति के लिए ही अब भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, आप ही का एग्जांपल दे देती हूँ कि आप एक बहुत प्रिविलेज्ड जो है समाज से आते हैं, एक जाति से आते हैं, और आपके लिए ये चीजें जितनी आसान रही है, जिंदगी का सफर जितना आसान रहा है, आप कल्पना कीजिए कि अगर आप बस आपने आज जो है रितु जी एक बात बताऊंगा आपको, मैं पर्सनली, क्योंकि सुनिए तो सही,
आपने जो बात बोली है ना, बस यहीं पर तो मामला गड़बड़ा जाता है। जैसे मेरी लाइफ जो है उसके विषय में बहुत कम लोग, मैं बहुत सार्वजनिक नहीं है मेरा जीवन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसकी सार्वजनिक, आप जब देखेंगे कि मैं किस परिवेश और किस समाज से आया हूं, तब आपको एहसास होगा कि अरे नहीं, ये हम क्या बोल गए। मेरी चुनौतियां जो है लाइफ की बहुत अलग लेवल पर रही, लेकिन खैर वो एक अलग मसला है। और यही है बात कि आपने किसी की जाति पढ़ी, आपने पढ़ा कि ये तो तिवारी है भाई, ये ब्राह्मण परिवार का होगा और ये तो प्रिविलेज परिवार से है और इसको जीवन में कष्ट नहीं देखना पड़े होंगे। ये है कष्ट समस्या। देखना पड़ा, लेकिन उस स्तर का कष्ट नहीं अरे देखना किस पड़ा स्तर का, ये तो कोई आकलन ही नहीं कर सकता। ऋतु जी खैर ये जाति व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था पर तो एक अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन चलते चलते मैं संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी, ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये जो अभी बोला ना ऋतु जी ने, ये बड़ा चुभने वाली बात लगी, क्योंकि उनको नई आइडिया है कि ये प्रवीण तिवारी जो है इसका परिवेश क्या रहा होगा या कौन सा जीवन इसने देखा होगा, किस बस्ती में पला बड़ा होगा या क्या जीवन में कष्ट देखे होंगे। अब लेकिन आमतौर पर जाति मतलब आप प्रिविलेज्ड हो, और जिसको जरूरत है सचमुच में वो कई बार वंचित रह जा रहा है। नो डाउट जो आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि कई लोगों को इसका फायदा हुआ भी है, कई लोग सामने आए भी हैं, कुछ सकारात्मक परिणाम है भी जो बड़े स्तर पर होना चाहिए। चलते चलते आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं दो चीजें बता देता हूं। ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ऋग्वैदिक काल में जो एक परिवार में अगर माता अन्न कूटती है तो वो वैश्य है, भाई युद्ध लड़ता है तो वो क्षत्रिय है, पिता अगर वेद की ऋचाओं को पढ़ता है तो वो ब्राह्मण है, और कोई हल चलाता है तो वो समझिए कि खेतीहर किसान है। तो चारों वर्ण, वो ये ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक तक आते आते ये वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। मैं कहता हूं कि जाति सच्चाई है। पटेल और अगर गांधी से निकले हैं तो क्या जाति व्यवस्था डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए? जो जातियां आगे बढ़ गई, जो आगे निकल गई, जिनके घर में 5-5 IAS हैं, जिस मीना आज ही मैं डॉक्टर संजय आज ही मैं डिस्कस कर रहा था टीम के साथ में कि ये विषय यहां पर नहीं सिमटने वाला है, इसको तो बड़ा सा जाति व्यवस्था पर एक अलग से चर्चा है। राहुल जी भी सोच रहे होंगे कि जाति व्यवस्था पर ही बात कर लेते, फिर करनी थी तो, लेकिन आरक्षण पर भी आज खूब सारगर्भित चर्चा हुई, जिसमें हमने राजनीतिक पहलुओं को भी समझा। डॉक्टर संजय, निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बड़ा शो करके जरा जाति व्यवस्था जो है इसको थोड़ा सा समझेंगे। ऋतु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी आपका धन्यवाद, संजय जी आपका धन्यवाद, रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़े रहे काफी देर तक, उनका भी धन्यवाद। 5 की पड़ताल में इतना ही।